डिसिप्लिन सब्जेक्ट, सेमेस्टर है तीसरा सेकेंड ईयर का। और इसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है न्यायांकर व्यवस्था। ये प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा। क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। तो न्यायांकर व्यवस्था क्या होता है और अमर न्यायिक प्रणाली क्या होती है, अलग अलग नाम से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान है, आप वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य का 8वां वीडियो है हमारा। अब देखिए, अमर नायक प्रणाली या फिर न्यायांकर व्यवस्था, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी आलोचना करो, इसके बारे में बताइए, इसकी कमियां बताइए, इसकी खूबियां बताइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये प्रणाली पता होगी तभी आप इसकी कमियां, खूबियां, आलोचना जो भी आप कर पाओगे। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। अमर नायक प्रणाली या न्यायांकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ध्यान दें, विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। जब इस व्यवस्था को बहुत ध्यान से देखा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा पता लगता है कि ये प्रणाली जो है, इसके कई तत्व जो है वो दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली, जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली हुआ करती थी, उससे मिलती जुलती व्यवस्था है ये तो। ठीक है, जब आप देखोगे इक्ता प्रणाली तो आपको पता लगेगा कि यह अमर नायक प्रणाली और इक्ता प्रणाली दोनों आपस में काफी ज्यादा मिलती जुलती व्यवस्था है। एक जैसी लगेगी आपको, थोड़ा अंतर जरूर है पर लगेगा कुछ ना कुछ कि हाँ भाई इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो समझते हैं इसको। अमर नायक जो था ये सैनिक कमांडर होते थे। ठीक है, अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे। इनको नायक भी कहा जाता था, इनको अमर नायक भी कहा जाता था, पॉलीगर वगैरह भी इनको कहा जाता है। तो अलग अलग नाम आपको मिलेंगे पर आप ध्यान दें, इसे समझिए। ये सैनिक कमांडर होते थे। इनको राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दे दिया जाता था। राय कौन है यहाँ पे? राय है राजा। जो विजयनगर शासन में जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उनको वो अपने आप को राय कहलवाना पसंद करते थे, उनको राय कहा जाता था राजाओं को, जो राजा होते थे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक चैन बन जाएगी। राजा जो है सबसे ऊपर है राजा, राजा के बाद राजा ने अमर नायक प्रणाली के तहत सैनिक कमांडर जो हैं इनको सैनिक कमांडर कह लो या फिर आप इनको अमर नायक कह लो। ठीक है, इन नायकों को नियुक्त कर रखा है। राजा ने क्या करा, इन सैनिक कमांडरों को, अमर नायकों को जमीन दे दी, जमीन या फिर भूखंड कह लो आप, भूमि का टुकड़ा दे दिया। और कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि ये जो राजा होते थे ये इनको सैलरी नहीं देते थे, यानी वेतन नहीं देते थे, वेतन के बदले में इनको क्या दे देते थे? जमीन दे देते थे। चलो भाई, अब सैलरी देने का टाइम आया, लो ये जमीन तुम ले लो, फिर टाइम आया फिर ये जमीन। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजा जो था, राजा क्या करता था कि वेतन के बदले भूमि दे देता था इनको। अब ये जो सैनिक कमांडर होते थे उस भूमि में, चाहे वहां पे किसान रहते हो, शिल्पकार रहते हो, XYZ कोई भी रहते हो, उनसे क्या करते थे? टैक्स इकट्ठा करते थे। ये जो लोग थे ये टैक्स इकट्ठा कर लेते थे उस भूमि में जो भी रहते, और उस टैक्स में से कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, कुछ अपने हाथी घोड़े जो भी इनके पास है उस पर लगा देते थे, और कुछ उसका हिस्सा राजा को दे देते थे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती थी। इसको न्यायांकर व्यवस्था भी कई जगह पे आपको मिलेगा, अमर नायक प्रणाली के नाम से मिलेगा। तो जैसे भी आपको मिले आप इसे समझ लीजिए। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि अमर नायक प्रणाली जो है विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज है। और एक कौन सी व्यवस्था से मिलती जुलती है? तो आप कहोगे दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी उससे मिलती जुलती व्यवस्था है। अमर नायक कौन है? आप कहोगे ये सैनिक कमांडर होते थे। अब फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको कौन जमीन देता था, कौन राज्य क्षेत्र देता था? तो आप कहोगे राय देता था। राय का मतलब यहाँ पे क्या है? राजा देता था। इतना सिंपल है। आगे देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि शासक इन्हें वेतन के बदले भूखंड यानी भूमि देता था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इन भूमि पर, इन भूखंडों पर जो भी किसान रहते हो, जो भी शिल्पकर्मी रहते हो या व्यापारी रहते हो, इन सभी से भू राजस्व यानी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जो अमर नायक होते थे वो इस, जो अमर नायक को जो भूमि मिली है उस भूमि पे जो भी व्यक्ति रहते हैं उनसे अब अमर नायक क्या करेगा? टैक्स इकट्ठा करेगा। टैक्स इकट्ठा करते थे। राजस्व का कुछ भाग जो होता था अमर नायक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अपनी खुद के उपयोग के लिए कुछ हिस्सा रख लेता था। मान लो टैक्स आया है इतना, इसमें से कुछ उसने क्या कर लिया? इतना हिस्सा रख लिया खुद के लिए।
और बाकी जो हिस्सा होता था वो अपने घोड़े और अपने हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। यानी कुछ हिस्सा उन्होंने अपने घोड़े हाथी के लिए रख लिया, क्योंकि आपको पता है ये सैनिक कमांडर होते थे तो इनके पास सेना भी होती थी, सैनिक भी होते थे इनके नीचे खूब सारे। अब उनके पास सैनिक हैं तो उनके पास घोड़े हाथी भी होंगे, उनके खुद के खर्चे भी होंगे, ज़रूरतें भी होंगे, तो उसका पूरा करने के लिए ये क्या करते थे, उसी में से कुछ हिस्सा दे देते थे। और बाकी कुछ हिस्सा बच गया वो किसको दे देते थे, राजा को दे देते थे। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, ठीक है, अलग अलग मत हैं इस पे। अगर आप राइटर की किताबें पढ़ोगे तो आपको अलग अलग राइटर की किताब में अलग अलग मिलेंगे, इसीलिए मैं बार बार कुछ विद्वान कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तथा कुछ अंश राय को दे देते थे, राय को मतलब राजा को दे देते थे। ये दल विजयनगर शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। देखिए, जब भी राय को यानी कि शासक को सेना की जरूरत है, यानी राय के पास अपनी खुद की भी सेना है, ये मत सोचिए कि उसके पास सेना ही नहीं है, अपनी सेना है, लेकिन उनको एक्सटर्नल सपोर्ट इनकी तरफ से भी मिल जाता था। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी कि कोई युद्ध है या कहीं पे कुछ आक्रमण करना है, तो वो इनसे भी कहते थे सैनिक कमांडरों से कि आ जाओ भाई, अपनी सेना लेके तैयार हो जाओ। तो ये उनको क्या करते थे, प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। और इसकी वजह से ही अमरनायक के कारण भी विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो मजबूत होते गए, पहले से भी मजबूत थे और मजबूत होते गए, क्योंकि उनको इनका सपोर्ट मिलता था। विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत में अपना नियंत्रण मजबूत किया हुआ था, यह आप पहले ही जानते हैं। जो टैक्स होता था, राजस्व, उसका कुछ भाग मंदिर में और मंदिरों में निर्माण में, कुछ भाग सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए किया जाता था। अमरनायक जो होते थे, जिसको हम सैनिक कमांडर भी कहते हैं, ये जो सैनिक कमांडर होते थे ये राजा को साल में एक बार भेंट यानी उपहार वगैरह, गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए दरबार में जाते थे, उपहारों के साथ जाते थे, गिफ्ट वगैरह राजा को देकर आते थे। राजा जो होता था, राय जो होता था, कभी कभी इन पे नियंत्रण दिखाने के लिए इन्हें एक दूसरे से स्थानांतरित करके उन पर अपना नियंत्रण दिखाता था, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं आपको याद रखनी है। कई बार इनका ट्रांसफर कर देता था राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना नियंत्रण दिखाने के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन जैसे ही आप किसी राइटर की किताब पढ़ते हो तो थोड़ा हल्का फुल्का आपको अलग भी मिल सकता है इससे। ये एग्जैक्ट मैंने आपको एनसीईआरटी बताया, आप 12th क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा जो आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो व्यवस्था है आपको समझ में आ गई होगी। यदि एक बार देखो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, मान लो राजा मजबूत है और नायकर या जो अमरनायक जो है इनके बीच में रिलेशन काफ़ी सही है, लेकिन जैसे ही राजा दूसरा आया, यानी एक राजा के बाद दूसरा राजा आया, दूसरा राजा कमज़ोर है, पहले जैसे राजा जैसा ताकतवर नहीं है, तो ऐसे में नायक जो होते थे, नायकर जो होते थे, ये मजबूत होने लग जाते थे, और ये कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे, अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर लेते थे। ये भी आपको पॉइंट समझना है। यदि शासक कमजोर हो तो ऐसे में कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे। ये कुछ अमर नायकों ने अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था। जब केंद्र कमजोर हुआ, केंद्र कमजोर मतलब जब राजा कमजोर हुआ, तो अमर नायक और अमर नायक जो थे और अधिक मनमानी करने लगते थे। कृष्णदेव राय जो एक बहुत ही मजबूत शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद अमर नायक जो थे, बहुत सारे अमर नायक जो थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि कृष्णदेव राय के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके बाद जो शासक आए हैं वो उतने मजबूत नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने मौके का फायदा उठा के अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। तो ये थी एक अमर नायक व्यवस्था। अब दोबारा समझ लीजिए, मैं आपको एक सार के रूप में समझा देता हूँ। एक होता है राजा विजयनगर साम्राज्य का, जिसको हम कहते हैं राय। राजा ने सैनिक कमांडर रखे हुए, इनको क्या दे दी, जमीन दे दी। अब ये जो सैनिक कमांडर है इन्हीं को कहा जाता है अमरनायक। अब ये जो सैनिक कमांडर है ये इस जमीन पे टैक्स इकट्ठा करते हैं, उस टैक्स में से कुछ हिस्सा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखते हैं, कुछ हिस्सा अपने सेना के रखरखाव के लिए रखते हैं, कुछ हिस्सा राय को दे देते हैं। अब राजा को जब भी सेना की जरूरत पड़ती है, सैनिकों की जरूरत पड़ती है, तो ये अमर नायकों को कहते हैं, और अमर नायक बिल्कुल तैयार रहते हैं अपनी सेना के लिए और तुरंत राजा की हेल्प करते हैं। तो ये इस तरीके से एक व्यवस्था चलती थी। कुछ इसको यूरोप की सामंत व्यवस्था से जोड़ के देखते हैं विद्वान, कुछ इसको जो एकता प्रणाली थी दिल्ली सल्तनत में उससे जोड़ के देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अलग अलग मतलब विद्वानों का नजरिया है इसके प्रति, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट आ जाता है। कई बार क्या होते थे, जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, जो प्रांतीय
गवर्नर होते थे, उन गवर्नर से अमर नायक को जोड़ के देख लेते हैं कुछ विद्वान। तो ये अमर नायक और प्रांतीय गवर्नर दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। अमर नायक और प्रांतीय गवर्नर में बिल्कुल अंतर है। अमर नायक को क्या था, एक जमीन का टुकड़ा मिल जाता था, ये उस पर व्यवस्था देखते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे। जो प्रांतीय गवर्नर होते थे उनको जमीन का टुकड़ा नहीं दिया जाता था, वो राय की तरफ से होते थे, राय के अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। तो ये दोनों के बीच में अंतर था, ये भी आपको यहाँ पे समझना है। तो ये कुछ बेसिक था, उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका ओपन बुक एग्ज़ाम वगैरह है, तो आप उसके लिए क्या करें, आप अपनी तैयारी अपने लेवल पे करते रहें। टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, लेकिन जितना हो पा रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।